त्रिभाषीय सूत्र 1968 वर्ष 1966 में प्रकाशित कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1968 में भारतीय सरकार ने त्रिभाषी सूत्र की घोषणा की। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी भाषा राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा सामान्यतः दक्षिण भाषाओं में से एक और गैर हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी, हिंदी और एक क्षेत्रीय भाषा शिक्षण की भाषा की सिफारिश की गई। 10+2+3 शिक्षा पद्धति 1972 वर्ष 1972 में 10+2+3 शिक्षा पद्धति को शिक्षा सचिव और सार्वजनिक निर्देश के निर्देशकों के सम्मेलन में अपनाया गया। इसके कुछ ही दिनों बाद शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने इस पद्धति को लागू करने के विषय में सुझाव देने के लिए डॉक्टर पी.डी. शुक्ला की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया। आचार्य राममूर्ति समिति 1990 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए वर्ष 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया। इस समिति ने नीति के में कुछ संशोधन प्रस्तुत करते हुए मॉड्यूलर शिक्षा, सेमेस्टर पद्धति तथा कौशल विकास से संबंधित सिफारिशें दी थीं। गणनामा समिति 1993 वर्ष 1993 में गणनाम समिति का गठन किया गया। समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की। अकादमिक उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन और स्वायत्तता दी जाए। डीम्ड विश्वविद्यालय की बढ़ती संख्या नियंत्रित की जाए। उच्चतर शिक्षा पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए। शिक्षा की गुणवत्ता को विनिमय किया जाए और विश्वविद्यालयों के में अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाए। लिंग 2 समिति 2006 वर्ष 2006 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लिंग 2 समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य कार्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार छात्र संघ चुनाव में सुधार, छात्र राजनीति को बाहुबल और धन से मुक्ति दिलाना था। इस समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गईं। सैम पित्रोदा समिति 2006 वर्ष 2006 में भारत सरकार ने सैम पित्रोदा समिति की स्थापना की। इसने उच्च शिक्षा के विकास हेतु सुझाव दिए ताकि भारत को विश्व शिक्षा में श्रेष्ठ बनाया जा सके। आज उच्च शिक्षा में अधिक शोध की कार्य की आवश्यकता है। इसमें विज्ञान एवं तकनीकी, स्वास्थ्य, कृषि, बौद्धिक संपदा, उत्तरदायित्व जैसे विषयों को भी ध्यान में रखना है। इसके लिए मानव क्षमता को बढ़ाया जाना आवश्यक है। इसी विशाल कार्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005-2008 वर्ष के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा रहे हैं, अतः इसलिए इसे पित्रोदा समिति भी कहा गया। इसे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भी कहा जाता है। इस समिति के निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की। वैश्वीकरण और नई अर्थव्यवस्था के अनुसार अनुशासनिक एवं व्यावसायिक लोगों की मांग की पूर्ति करने के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए। देश विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुमति दी जाए। उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाले अनुपात को 7% से बढ़ाकर न्यूनतम 15% तक लेकर जाना है। इसके लिए देश में वर्ष 2015 तक विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 1500 तक करना तथा विश्वविद्यालयों पर से महाविद्यालय की अधिकता को कम करना होगा। उच्च शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन करना ताकि शिक्षा संबंधी संसाधनों के वितरण के मानक निर्धारण और सामरिक रैंकिंग को प्राप्त किया जा सके। वर्ष 2006 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.7% खर्च होता है। इसे बढ़ाकर 6% किया जाए। उच्च शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 1.5% खर्च होना चाहिए। उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने तथा विस्तार को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र उच्च शिक्षा विनिमय प्राधिकरण की स्थापना की जाए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य बल शिक्षा से लेकर ई प्रशासन तक ज्ञान तंत्र के 5 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। सुलभता, ज्ञान की सहज सुलभता। सिद्धांत, शिक्षा के सभी स्तर और रूप। रचना, ज्ञान की प्रभावकारी रचना। उपयोग, ज्ञान की प्रणालियों का। और सेवाएं, जैसे कि ई प्रशासन। तो ज्ञान तंत्र के 5 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है। वह है सुलभता, सिद्धांत, रचना, उपयोग एवं सेवाएं। उच्च शिक्षा का नवीनीकरण तथा पुनर्भवन। सलाहकार समिति 2009 वर्ष 2009 में सरकार ने उच्च शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए प्रसिद्ध शिक्षाविद और यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा के नवीनीकरण तथा पुनर्भवन के लिए सलाहकार समिति की स्थापना की। इस समिति को यशपाल समिति भी कहते हैं। इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की। यूजीसी और एआईसीटीई जैसे
उच्च शिक्षा नियामकों को भंग कर एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च NCHER की स्थापना की जाए। विश्वविद्यालयों का स्वरूप ऐसा हो कि जहां कृषि, समाजशास्त्र, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन जैसे सभी विषयों को पढ़ाया जा सके, जिससे कि इन विषयों को पढ़ाने के लिए अलग से संस्थानों की स्थापना की आवश्यकता न हो। विश्वविद्यालयों से कॉलेजों की संख्या कम हो। डीम्ड विश्वविद्यालयों का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक संगठित प्रक्रिया हो, जिससे कि ऐसे विश्वविद्यालय खोलने पर रोक लगे। विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति देने में सावधानी हो। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM को विश्वविद्यालय के आधार पर विकसित किया जाए। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम पद्धति के आधार पर IIT और IIM के प्रवेश होने चाहिए, ताकि किसी विशेष क्षेत्र के छात्र की दक्षता की जांच हो सके। स्नातक डिग्री और बहु अनुसंधानिक पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए। डॉक्टर अनिल काकोडकर समिति 2011। वर्ष 2011 में सरकार ने तकनीकी शिक्षा के सुधार के लिए डॉक्टर अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की। तकनीकी शिक्षा के सुधार करने की नीति का एक निश्चित रूप हो। प्रत्येक संस्था में अनुसंधान के लिए 2% बजट निर्धारित किया जाए। शर्मा समिति ने भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के विकास पर अनेक सुझाव प्रस्तुत किए। समिति ने विज्ञान शिक्षा एवं शोध संस्थानों की स्थापना करने की सिफारिश की तथा तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सुझाव दिए। समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रति वर्ष विज्ञान के शोध के प्रोत्साहन हेतु 500 करोड़ का प्रावधान करने का सिफारिश की। KB पवार समिति 2012। वर्ष 2012 में UGC ने KB पवार समिति की स्थापना की। इस समिति ने उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदार सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित 4 मॉडल प्रस्तुत किए। आधारभूत ढांचा मॉडल। इसमें निजी क्षेत्र आधारभूत ढांचे में निवेश करता है, ताकि सरकार संचालन और प्रबंधन का कार्य करती है एवं निवेश के बदले में निवेश को सरकार वार्षिक भुगतान करती है। आउटसोर्सिंग मॉडल। इसमें निजी क्षेत्र आधारभूत ढांचे में निवेश करता है तथा साथ ही वह संस्था के संचालन एवं प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी होता है, जबकि सरकार केवल निर्दिष्ट सेवाओं के लिए निजी निवेशकों को भुगतान करती है। इक्विटी या हाइब्रिड मॉडल। इसके अंतर्गत आधारभूत ढांचे में सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों निवेश करते हैं तथा दोनों की संचालन प्रबंधन करते हैं। रिवर्स आउटसोर्सिंग मॉडल। इसके अंतर्गत सरकार आधारभूत ढांचे में निवेश करती है, जबकि संचालन और प्रबंधन का कार्य निजी क्षेत्र करते हैं। TRS सुब्रमण्यम समिति 2016। नई शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPC के विकास के लिए अक्टूबर 2011 में श्री TRS सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के अंतर्गत एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 7 मई 2016 को सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट में एक शिक्षा नीति का प्रस्ताव है, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाले चुनौतियों का समाधान कर सकती है। प्रस्तावित नीति की विशेषताएं संक्षेप में निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का व्यापक उद्देश्य बचपन की देखभाल और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन, ताकि निजी और सरकारी स्कूलों में मान्यता के लिए समान मानदंड हो। विद्यालय परीक्षा सुरक्षा पारस्परिक अंक योजना के बजाय केवल स्केल किए गए स्कोर और प्रतिशत का उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षक प्रबंधन एवं स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। शिक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। उल्लेखनीय है कि नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया, जिसे 29 जुलाई 2020 को स्वीकृति मिली। इस प्रकार भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 तथा 2020। अन्य संस्थागत सिफारिशें। अखिल भारतीय शिक्षा सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संवर्धन और प्रबंधन अधिनियम मौजूदा कानून को प्रस्तावित करेगा जो उच्च शिक्षा के व्यक्तिगत नियामकों को नियंत्रण करते हैं। राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड (NAB) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद और प्रत्यानयन परिषद की मौजूदा मान्यता निकायों को मान्यता देगा और प्रत्यायन के लिए मानक निर्धारित करेगा। प्रमुख अनुसंधान शोध परिषदें: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1929, पहले इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्थायी संस्था है। यह भारतीय कृषि एवं अनुसंधान को बढ़ावा देती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद 1969, इसकी स्थापना सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को विकास करने, विभिन्न शाखाओं को सुदृढ़ करने, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ राष्ट्रीय नीति निर्माण हेतु वर्ष 1969 में की गई। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद 1972, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR, इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई। यह ऐतिहासिक अनुसंधान के दिशा निर्देश देने के साथ साहसिक कार्यों को प्रोत्साहित करता है। यह इतिहास को वैज्ञानिक तरीकों से समझने का प्रयास करता है। इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः बेंगलुरु तथा गुवाहाटी में हैं, जबकि मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद 1977, इसकी स्थापना वर्ष 1970 में भारत सरकार द्वारा भारतीय दर्शन की पूरी परंपरा को अपने प्राचीन रूप में वापस लाने, पोषण करने तथा नए विचारों को प्रोत्साहित करने हेतु एवं स्वायत्त संस्था के रूप में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य दर्शन शास्त्र के अनुसंधान की समय समय पर समीक्षा करना है। भारतीय विज्ञान और सभ्यता के इतिहास का प्रोजेक्ट 1972, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित प्रमुख योजना है। इसे वर्ष 1990 में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में लॉन्च किया गया। यह सभ्यता के विकास के अध्ययन से जुड़ी प्रमुख परियोजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण अनुसंधान परिषद 1995, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 19 अक्टूबर 1995 में की गई। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शिक्षण की उच्चतर शिक्षा में बढ़ावा देना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की सूक्ष्म चुनौतियों को परखने का प्रयास करता है, जिससे गांधी जी के विचारों को प्रसारित किया जा सके।